जी तो स्टूडेंट्स, ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.63 जिसमें वो कह रहे कि यूज़ कीजिए नोडल एनालिसिस टेक्निक का टू डिटरमाइन नोड वोल्टेजेस। यानी कि हमने यहाँ पे जो उसने नोड आइडेंटिफाई कर रखे हैं सर्किट के अंदर, उसके नोड वोल्टेजेस फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे देखें कौन कौन सा नोड उसने आइडेंटिफाई किया, V1 V2, उसके बाद ये V3, फिर V4 है, फिर V5 और ये ग्राउंड का टर्मिनल लगा हुआ है। देखें बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है कि नोडल एनालिसिस टेक्निक में ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? एक नोड को ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ करंट फ्लो नहीं करता। तो देखिए, ये आपके बुक वाले ने भी जौन-सा क्वेश्चन आपको दिया नोड आइडेंटिफाई करके, उसमें लाज़मी उसने ये साइन लगाया हुआ है और इसका मतलब आपको खुद समझ आना चाहिए कि ये 0 वोल्ट का मतलब होता है, यानी ये यहाँ पे 0 वोल्ट है। क्योंकि अदरवाइज़ करंट फ्लो नहीं कर पाता सर्किट के अंदर। और नोड आइडेंटिफाई करने की चले मैं आपको एक दफ़ा फिर से यहाँ पे रिवीजन करवा देता हूँ। नोड असल में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है, ठीक है जी। और जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच होती है वो कहलाता है बाइनरी नोड, और जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच होती है वो कहलाता है हायर नोड, और जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है वो कहलाता है सरफेस नोड। हम बाइनरी नोड को कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो हमारा क्वेश्चन लंबा कर देता होता है। लेकिन कभी-कभार जो बुक वाला होता है ना, वो जब भी क्वेश्चन देता है ना, वो कभी-कभार कोई एक आधा बाइनरी नोट कंसिडर करके हमें भी मुश्किल में डाल देता होता है। अब यहाँ पे इसने किया हुआ है, ये देखें, ये V4 इसने कंसिडर किया हुआ है, यहाँ पे बाइनरी नोड देखें, यहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच थी, एक रेज़िस्टर की और एक वोल्टेज सोर्स की। तो यहाँ पे इसने खुद हमारे लिए प्रॉब्लम बना दी हुई है। लेकिन हमें तो अब उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जैसे भी उसने कर दिया, ठीक है? तो चलें यार, अल्लाह का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। तो ज़रा गौर कीजिएगा, अब आपने पता है क्या करना है, सबसे पहले आपके सर्किट के अंदर यहाँ पे कुछ डिपेंडेंट सोर्सेज़ मौजूद हैं, यानी कि डायमंड शेप में मौजूद हैं, और उनकी इक्वेशन से भी पता चलता है वो डिपेंडेंट है, यानी कि किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं। अब देखें, ये एक सोर्स है मेरे पास डायमंड शेप में, और ये 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स लिखी हुई है इसकी इक्वेशन, यानी ये आई एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। जैसे-जैसे आई एक्स चेंज होगी वैसे-वैसे इसकी अपनी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो मुझे आई एक्स की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वो जिस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है डिपेंडेंट सोर्स, हमें उसकी इक्वेशन पहले बनानी पड़ती है। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है आई एक्स ऐसे ऊपर की तरफ मूव करके जा रही है। तो इस वायर के अंदर वो फ्लो कर रही है, मुझे उसकी इक्वेशन बना लेनी चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको लिविंग करंट का फार्मूला पता चलेगा, ये भी आप देख लीजिएगा। ये करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस नोड में से लीव करके जा रही है, ये V4 के नोड में से देखें ऐसे बाहर गई है। तो जिस नोड में से करंट लीव करता है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है, ठीक है जी। और जहाँ पे जाके ये करंट एंटर करती है जिस नोड में, उस नोड के वोल्टेज आगे लिखते हैं, और जितनी रेजिस्टेंस करंट को रास्ते में देखने को मिली होती है वो बटे में लिख दी जाती है। और ये देखें, ये 4 ओहम में से गुजर के गई है जैसा कि नज़र आ रहा है, तो लिहाजा 4 बटे में आ जाएगा। ये बन गई इसकी इक्वेशन। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास जो डिपेंडेंट सोर्स है वो ये V4 वाला है। ये देखें V4, और ये V2 के सेंटर में एक ऐसा यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स मौजूद है डिपेंडेंट, जो 0.5 टाइम्स ऑफ Vx बता रहा है, यानी कि ये Vx की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अब ये देखें, Vx के जो वोल्टेज हैं वो ये V1 और V5 के सेंटर में एक ऐसा कंपोनेंट लगा हुआ है जिसके क्रॉस ये वोल्टेज पाए जा रहे हैं। तो लिहाजा मैंने आपको बताया हुआ है, जब 2 नोड्स के सेंटर में सिर्फ एक कंपोनेंट लगा और उसके क्रॉस कोई वोल्टेज मेंशन हो ना टर्मिनल्स के साथ, यानी जैसे इसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो लिहाजा उसकी भी इक्वेशन लिखी जा सकती है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। वो कैसे लिखी जाती है वो भी आपको याद होना चाहिए। मैंने बताया था ये कि वो इस तरह से लिखी जाती है, जिस तरफ उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, ये देखें पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ था, जिस तरफ उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में, इज इक्वल टू उसकी अपनी वैल्यू जो कि मैंने पहले ही लिख रखी हुई है, और ये आपके पास Vx की इक्वेशन बन गई, ठीक है जी। ये असल में सारा प्रोसीजर है जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करना था। अब एक और बात जो नेक्स्ट आती है, ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ पे, जब 2 नोड्स के सेंटर, कोई भी नोड है ना यार, कोई भी नोड है, वहाँ पे उसकी वायर्स के ऊपर अगर आप गौर करें तो कोई ना कोई एक ऐसा नोड हो सकता है आपके सर्किट के अंदर मौजूद हो जिसकी वैल्यू आपको मिल रही हो किसी एक वायर की मदद से। देखें, मैं आपको बताता हूँ कैसे। सुपर नोड की असल में मैं बात कर रहा हूँ। ये देखें, इन दोनों के दरमियान जो वोल्टेज सोर्स मौजूद है, जब एक ऐसी वायर हो 2 नोड्स के दरमियान सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स उसमें पाया जा रहा हो, उसके अलावा कुछ ना हो, तो फिर वहाँ पे सुपर नोड लगता है, अगर वो दोनों अननोन है,
ठीक है जी, जैसे ये दोनों अननोन वैल्यूज़ हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जैसे ये V3 और ग्राउंड टर्मिनल के सेंटर में एक ऐसी वायर आ रही है जो 12 वोल्ट सोर्स ही है, यानी कि वोल्टेज सोर्स ही है, लेकिन इनमें से एक की वैल्यू मुझे पता है, तो तब वहाँ पे ग्राउंड यानी कि क्या होता है, वहाँ पे सुपर नोड की टेक्नीक नहीं लगती, वहाँ पे हमें दूसरे की वैल्यू मिल जानी होती है। अब देखें, यहाँ से अभी मैं आपको V3 की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है ना इस वोल्टेज सोर्स का, वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, और जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में आ जाएंगे, और इज इक्वल टू में इसकी अपनी वैल्यू आ जाएगी। और देखें, यहाँ से आपको V3 की वैल्यू मिल जाती है जो कि 12 वोल्ट के इक्वल आ रही है। और उसने बोला हुआ था नोडल एनालिसिस टेक्निक लगा के आपने नोड वोल्टेजेस फाइंड आउट करना है। एक काम तो आपका इनडायरेक्टली हो गया, आपको वैसे ही मिल गए हैं V3 के वोल्टेज। अब पीछे जितने वोल्टेज सोर्सेज रहते हैं उनके ऊपर केसीएल वगैरह की ट्रिक्स लगाएंगे और हमारा काम इंशाल्लाह ईजी होगा। तो चलें अब आपको दिखाता हूँ, ज़रा गौर करें। इसके बाद जो बारी आती है वो ये होती है कि सबसे पहले जहाँ पे सुपर नोड लग रहा होता है ना, वहाँ पे हमने बाउंड्री ड्रा करनी होती है। अब इन दोनों के दरमियान में था ये वोल्टेज सोर्स और ये दोनों अननोन है, तो यहाँ पे तो सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा होगी। तो ये ऐसे आपने बाउंड्री ड्रा कर लेनी होती है। ये देखें, आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ। इस तरह से ड्रा करना कि आपके सर्किट के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो दिखाई देती रहें। ठीक है जी, ऐसे बाउंड्री एक बनानी होती है। ये बाउंड्री आपने जब बना लिया, फिर आपने इस बाउंड्री के अकॉर्डिंग इक्वेशन भी लिखनी है। यानी ये बाउंड्री ड्रा करने का बच्चों ये असल मकसद ये होता है कि हमने बताना होता है इस सुपर नोड की यानी कि जो सतह है वो इस जगह तक है। अब इस जगह के अंदर कौन कौन सी चीज़ आ रही है, देखें, एक तो ये वाली वायर आ रही है V4 की, एक ये ऊपर वाली वायर आ रही है ये रजिस्टर वाली, उसके बाद ये V2 की जानिब ये टोटल 3 वायर्स आ रही हैं, यानी ये 3, एक 4 और एक 5, टोटल 5 चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं। ठीक है जी। तो ये जो जिसकी वजह से सुपर नोड की यहाँ पे टेक्निक लग रही है, उस वायर का जो निचोड़ है वो हम पहले ही लिख के रख लेते होते हैं। जैसे इसका पॉजिटिव टर्मिनल जिस तरफ है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, और जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में, इज इक्वल टू में इसके जो यानी कि सामने वैल्यू लिखी है 0.5 टाइम्स ऑफ Vx। तो Vx की जगह देखें, अब यहाँ पे 0.5 टाइम्स ऑफ Vx एक दफ़ा आपने लिख लेना है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में जो करना है मैं वो करने लगा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक स्टेप करके फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँ। तो ज़रा गौर करें, 0.5 टाइम्स आपने जब Vx लिखा तो Vx की इक्वेशन आप बना चुके थे, तो आपने वही यहाँ पे पुट कर देनी है, V1 माइनस V5। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं यार, देखो 0.5 अगर आप देखें ना, इसका इशारिया काट के देखें यानी कि कैलकुलेटर पर, तो 0.5 अप्रॉक्सीमेटली 1/2 होता है। 1/2 यहाँ पे यानी ऐसे ही है, इस चीज़ को 2 से डिवाइड किया जा रहा है होल को, तो यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड किया जा रहा है उधर 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने इक्वेशन को ज़रा सिंपल फॉर्म में लेके जाना है, तो 1/2 इसको लिखो। ठीक है, 1/2 इशारिये में कभी ना इक्वेशन को चलाना, क्योंकि काम ज़्यादातर ये चीज़ें ख़राब कर देती होती हैं फिर। तो इसको 1/2 कंसिडर करो। 1/2 जब होगा तो ये नीचे यानी कि 1/2, तो उधर जाके मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। या अगर आपको फिर भी यार मसला है तो आप इसको इस तरह से लेके चल पड़ो, मुझे कोई मसला नहीं होगा। इशारिया आपका काम तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको यार तंग कर जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, 0.5 देखें, ये इस तरह से मैं इसको 1/2 कहना चाह रहा हूँ। तो अगर इसको हम देखें 0.5 ओवर ये इशारिया काटने की कोशिश करें जैसे मैथ में करते थे, तो ये कट गया 5 एक बार, 5 2 बार 10, यानी ये 1/2 इस साइड पे बन रहा है ना, जैसे मैं कहना चाह रहा था आपको। तो वो जो 1/2 है बटे में यहाँ पे 2 उधर जाके मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो आप इस तरह से कर लें, अदरवाइज़ आपका इक्वेशन जो है ना यार मुश्किल बन जाएगा आपके लिए, अगर आपने बाद में कोई वेरिएबल आगे पीछे करना हुआ। ठीक है जी, इस साइड पे आके 2 मल्टीप्लाई हो गया ये वाला, तो इस साइड से ये 0.5 ख़त्म हो गया, यहाँ पे सिर्फ रह गया V1 माइनस V5। तो ऐसे कर लें, ठीक है, अदरवाइज़ यार आपका काम मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल हो। कुछ बच्चे होते हैं मैथ में वीक होते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ। और जो आपके पास आंसर आया ना यार, उसको ऐसे आप मेंशन कर लें ब्लैक बॉल पॉइंट से, या जो भी आपका बॉक्स बना लें, ताकि आपको पता रहे, याद रहे यहाँ पे इक्वेशन की वैल्यू, मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू मिली हुई है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम इनकी तरतीब बनाते हैं। यहाँ पे इस साइड पे चले V1 प्लस में, तो इन दोनों को ही उठा के दूसरी जानिब ले जाते हैं। V1 उधर प्लस में था, ठीक है जी, ये 2V2 उधर जाके -2V2 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये V4 की बात करूँ तो ये उधर जाके +2V4 हो गया। और एक चीज़ तो पहले वहीं पे मौजूद थी जो कि है V5,
तो ये हमारे पास आ गया इज़ इक्वल टू में 0 है। तो लिहाजा आपके पास ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 बाई विद द हेल्प ऑफ दिस वायर ऑफ सुपर नोड। ठीक है जी, सुपर नोड की इस वायर की मदद से जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है वो आपके सामने है। अब दूसरी इक्वेशन यही सुपर नोड जो है अपने ऊपर KCL लगवा के देगा। ठीक है जी, ये सुपर नोड की असल में दो खासियत होती हैं, ये दो काम उसके ऊपर अप्लाई होने होते हैं। आपने यहाँ पे लिखना है अप्लाई KCL एट सुपर नोड, ये आपने खुद लिखना है क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरा यहाँ पे बस आपको समझाने का काम है, मैं बता देता हूँ तो क्या करना है, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा अप्लाई KCL एट सुपर नोड, यानी कि हम सुपर नोड के ऊपर KCL लगा रहे हैं, ऐसे बाउंड्री आपकी ड्रा होनी चाहिए। तो KCL होता क्या है, द सम ऑफ एंट्रिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी KCL ने कहा था कि जितना करंट एक नोड के अंदर एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम हमेशा पता क्या करते हैं, इज इक्वल टू कि एक साइड पे लिविंग करंट्स लिखते हैं, एक साइड पे एंट्रिंग करंट्स लिखते हैं। तो मैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स लिखता हूँ, तो आप समझ गए होंगे इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे हम एंट्रिंग करंट्स लिखेंगे। ठीक है जी, तो अब ये पूरा नोड था जिसका मैंने इस वायर का निचोड़ खत्म कर दिया हुआ, इसके ऊपर KCL लग रहा है, तो लिहाजा इसकी बाउंड्री में जो बाकी वायर्स आ रही हैं ना, अब उनकी हमने करंट लिखनी है। पहले नंबर पे देखो मुझे ये ऊपर वाली वायर की करंट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इस नोड के घेरे में ये जो सुपर नोड का है बाउंड्री, उसमें ये ऊपर वाली वायर पहले नंबर पे आ रही है। ठीक है जी, फिर ये नीचे वाली 3 वायर्स की बात करते हैं। टोटल 5 वायर्स थी जिनमें से एक वायर तो ख़त्म कर दी हमने, बाकी की 4 वायर्स की हमने करंट लिखनी है। अब जिस वायर की आपको करंट का नहीं ना पता होता, वहाँ पे आपने लगाना होता है लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ। तो अब मैं इस नोड में देखो, अब मुझे इस नोड की करंट का नहीं पता। ठीक है, वो एक वेरिएबल नेम है, उसको हमने कंसीडर नहीं करना क्योंकि उसकी वैल्यू हमें नहीं पता एग्जैक्ट। तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिविंग करंट फार्मूला लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा, इस नोड में से करंट को लीव करवा दूंगा जिस नोड के ऊपर KCL लगा रहा हूँ। तो जिस नोड में से हम करंट को लीव करवाते हैं उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। तो V4 माइनस जाके करंट V5 में एंटर हुई, तो नोड टू नोड मूवमेंट होनी चाहिए करंट की, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में। तो ये आपने लिविंग करंट फार्मूला लगा के यहाँ पे करंट लिख दिया है। ठीक है जी, इस वायर की। अब नीचे वाली 3 वायर्स आ जाती हैं, ये जो इसकी बाउंड्री में आ रही हैं सुपर नोड की, तो उनकी भी मुझे वायर की करंट का नहीं पता। ठीक है जी, करंट का तभी पता होता है जब ऐसी वायर पाई जाती है। देखो एग्जैक्ट मेंशन है कि 3 एम्पेयर इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ इन तीनों पे भी लिविंग करंट फार्मूला ही लगेगा। पहले मैं इस वायर के ऊपर लिविंग करंट फार्मूला लगाता हूँ, तो लिहाजा V2 में से मैं एक करंट को लीव करवा दूंगा, उसी वक्त लिख दूंगा V2 माइनस जाके V1 में एंटर हुई, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 8, वो आ गई बटे में। इसी तरह से ये नीचे वाली वायर V2 माइनस 0/3, और एट द लास्ट आपके पास ये जो लास्ट वायर बचती है, इसका क्या फार्मूला बनेगा, देखें यहीं से करंट को लीव करवाया, V2 माइनस जाके V3 में एंटर हुई, तो V2 माइनस V3 लिखने की बजाय डायरेक्ट उसकी वैल्यू ही लिख लें, V2 माइनस 12/6। ठीक है जी, तो ये देखें ये सारी की सारी करंट्स ही हैं बच्चों। देखें आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ क्यों ये सारी करंट्स हैं। इज इक्वल टू में 0 आ गया क्योंकि हमने KCL ओवरऑल हर वायर पे लगा दिया, लेकिन एंटरिंग करंट देखने को मिली कोई नहीं है। तो असल में मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है, ये सारी करंट्स इस वजह से हैं क्योंकि ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू V/R होता है, और अभी तक आपने देखा होगा हमने V/R ही लिखा है जहाँ पे भी लिखा है। वो और बात है कि ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है दो वोल्टेजेस के दरमियान। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना कोई ऐसा नंबर चूज़ करें जिससे मल्टीप्लाई देने से बटे सारे कैंसिल हो रहे हों। 24 एक ऐसा नंबर है यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है, मल्टीप्लाइंग बाय 24, इन कैल्शियम 24 बच्चों बनेगा। अब 24 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई होगा, 4 1s are 4, 6s are 24, तो 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6V4 माइनस 6V5 आ जाएगा। यहाँ पे 24 ज़रब हुआ तो 8 एक बार, 8 3 बार, 24 3 ऊपर ज़रब खा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे मूव करें तो यहाँ पे जब 24 ज़रब हुआ, 3 एक बार, 3 8 बार, 24 तो 8 ऊपर ज़रब खा जाएगा। और यहाँ पे 24 आया तो 6 एक बार, 6 4 बार, 24 4 ऊपर ज़रब खा जाएगा। और ये 48 होता है 12 से 4 ज़रब खाने के बाद। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है। अब इसकी तरतीब ठीक कीजिए, वेरिएबल्स की जो तरतीब है वो ठीक करें। पहले नंबर पे V1 उठा के ले आते हैं, जी बिल्कुल, -3V1, और कोई भी नहीं है ना इसके अलावा, यानी V1 का वेरिएबल, बस ठीक है। आगे V2 इकट्ठे करें, देखें 3V2 है, फिर है 8V2, यानी कि ये हो गया 11, 11 में और 4 जमा हुआ तो ये हो गया 15 V2।
पीछे यार देखो, पीछे सिंपल सी बात है, ये दो वेरिएबल्स रह गए हैं और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो लिहाजा आगे इनको लिख दिया जाएगा 6v4 माइनस 6v5 एंड देन दूसरी साइड पे ये 48 डिलीवर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 48 था, उधर जाके सॉरी यहाँ पे माइनस 48 था, उधर जाके प्लस 48 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आपकी बन गई। ठीक है, अभी तक जो कंडीशन नज़र आ रही है ना वो थोड़ी क्रिटिकल है, बिकॉज हमारे पास 4 वेरिएबल्स की इक्वेशन बन रही है। 4x4 का मैट्रिक्स कभी हम कैलकुलेटर पर पुट करके सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें यानी आगे जाके छेड़छाड़ करनी पड़ेगी जैसे प्रीवियस इक्वेशंस में करते आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आसान ही होगा क्योंकि वो अल्लाह हमारा मददगार है। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं। देखें, मैं कोई अपने पास ना सलूशन रख के नहीं बैठा होता, मेरे दिमाग में सब चल रहा होता है। उस रब की मेहरबानी है कि सब कुछ मेरे जहन में आ ही जाता है जब भी करता हूँ क्वेश्चन। अब देखें, 2 नोट्स रह गए हैं पीछे, ये V1 वाला और ये V5 वाला। इन दोनों के ऊपर अभी तक KCL नहीं लगा, क्योंकि इसके ऊपर तो सुपर नोड होने की वजह से इन दोनों के ऊपर KCL लग गया और इसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू ही पता चल गई V3 की, तो इसके ऊपर तो KCL लगेगा ही नहीं। पीछे ये 2 नोट्स हैं, इन दोनों के आपको इन दोनों के ऊपर KCL लगाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नोड से। V1 के ऊपर मैं पहले अप्लाई करूंगा KCL एट नोड 1। ठीक है जी, आपने लिखना है अप्लाई KCL एट नोड 1। ठीक है जी, ये वायर फिक्रा लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप वही द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, ये मैं सेंटर में इज इक्वल टू लगा दिया। तो देखें, ये मेरा नोड है, इसके घेरे में टोटल ये 3 वायर्स आ रही हैं। तो पहले ये नीचे वाली अगर वायर देखूं तो ये एक एंटरिंग करंट है, इसके अंदर एंटर कर रही है, और एंटरिंग करंट हमेशा इस साइड पे लिखते हैं जैसा कि मैंने बताया था आपको। उसके बाद बाकी जो 2 वायर्स हैं उनकी हमें करंट का पता ही कोई नहीं, तो लिविंग करंट फार्मूला लगाना पड़ेगा। मैं इस नोड में से एक करंट को लीव करवाता हूँ इस वायर के अंदर, तो उसी वक्त हम लिख देंगे V1 माइनस, जाके ये V2 में एंटर हुई तो V1 माइनस V2 ओवर 8। तो सिंपल इसका ये आ गया फार्मूला। उसके बाद ये ऊपर वाली वायर की बात करूं तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी कंडीशन नज़र आ रही है, ज़रा गौर करें। ऊपर की तरफ मैं एक करंट को लीव करवाता हूँ V1 माइनस, जाके ये V5 में एंटर हुई तो V1 माइनस V5, और जितनी करंट इसके रास्ते में आई सॉरी जितनी रेजिस्टेंस इसके रास्ते में आई वो आगे बटे में। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले नंबर पे इसका एलसीएम जी हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे इसका एलसीएम साफ साफ दिखाई दे रहा है 20 तो नहीं बनेगा, 40 बनेगा। 40 एक ऐसा नंबर है जिससे ज़रब देने के बाद ये बटा ख़त्म हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है यहाँ पे। तो इसका एलसीएम है जी 40 से इसको ज़रब दे देते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 40। तो यहाँ पे देखें जब 40 ज़रब हुआ 8 1 ज़ार यानी कि 8 1 ज़ार और 8 5 ज़ार 40, तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जब 40 ज़रब हुआ तो 5 1 ज़ार 5 8 ज़ार, तो 8 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। और ये जो इस साइड पे था ना यार, देखो मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर दूँ। यहाँ पे हमारे पास देखें क्या बन रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है जी, ये 80 बन जाएगा। और IX की हम इक्वेशन पुट कर देंगे जो हमने बना के रखी थी, इसीलिए उसको बनाया था ताकि बाद में उसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो देखो उसमें कौन कौन सा वेरिएबल है, V4 है और V5 है और बटे में उसके 4 था, ऐसे था वो फार्मूला। तो 4 एक बार 4 20, ये तकरीबन 4 2 बार 8 और 20 बार बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को भी आप ज़रा ना तरतीब वाइज बनाएं। मेरे ख्याल में ये 3 बच्चों मेजर इक्वेशन होने वाली हैं। ठीक है जी, और जो हम नोड 5 के ऊपर KCL लगाएंगे ना, मेरे ख्याल में वो हमारी हेल्प करेगा किसी तरीके से यानी कि इक्वेशन को ज़रा सिंप्लीफाई बनाने में, इन तीनों में 3 वेरिएबल्स बनाने में वो हमारी मदद करेगा। तो जितनी वीडियो लंबी हो रही है कंसेप्ट भी उतना लंबा है इसका, तो डैट्स वाई मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है। अब देखें ज़रा, जिन वेरिएबल्स को कुछ नहीं होने वाला उनको एज इट एज़ लिख दो। V2 और V1 को तो कुछ नहीं होने वाला, बाकी ये थोड़ा सा था 5 और 8 कितना होता है, ये चलें हमने मिस कर दिया, एक दफ़ा लिख लेते हैं इसको यार। ये देखें 20V4 उधर 20V4 इधर आके हो जाएगा -20V4, और ये -20V5 होगा तो इधर आके हो जाएगा +20V5 और इज़ इक्वल टू में 0। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करूँ तो 5 और 8 कितना होता है जी, 13 होता है। तो 13V1 आ गया आपके पास, उसके बाद ये V2 आ गया -5V2, उसके बाद ये आपके पास बन गया क्या नाम है -20V4, क्योंकि इसका तो कोई और है ही नहीं साथी यहाँ पे। और इन दोनों की बात करूँ तो ये देखो 20 में से 8 माइनस हो रहा है, सीधा सीधा नज़र आ रहा है, तो लिहाजा ये आ जाएगा 12V5।
तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आपकी बन गई है। ये तीनों मेजर इक्वेशंस है जो आपके काम आने वाली हैं। तो जितना मुझे अभी तक नज़र आ रहा ना, ये आपके यही नोड आपके काम आएगा जो इन इक्वेशंस में 3 वेरिएबल्स बनाने के काम आए। तो इसके ऊपर आप केसीएल लगाने लगो, अप्लाई केसीएल एट नोड V5, ठीक है जी। तो लिहाजा देखो इसके घेरे में जो टोटल 3 वायर्स हैं उनमें से सिर्फ एक वायर की करंट का पता है, वो भी एक एंट्रिंग करंट है। तो आपने लिखना अप्लाई केसीएल एट नोड 5 और वही तरीका जैसे मैं करता आ रहा हूँ। तो एंट्रिंग करंट को पहले मैं लिखना चाहूँगा इस साइड पे इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे, बिकॉज ये एंट्रिंग करंट है। उसके बाद इन दो वायर्स की बात करूँ तो मुझे इनकी करंट्स का नहीं पता, तो मैं यहाँ पे इस तरफ एक करंट को लीव करवाता हूँ इस नोड में से, तो उसी वक्त लिख दूंगा V5 माइनस, ठीक है जी। आपने ये अननोन चीज़ों को नहीं देखना, ये जो आपको मेंशन नज़र आ रही हैं V5 माइनस, ठीक है जी। हमने लिविंग करंट फार्मूला लगाया V5 माइनस, जाके ये V4 में एंटर हुई V4, लिहाजा इसकी इक्वेशन बन गई V5 माइनस V4 ओवर 4, ठीक है जी। यानी कि लिविंग करंट फार्मूला लग गया V5 माइनस V4 ओवर 4। और उसी तरह से इस तरफ भी हमारा फार्मूला लग जाएगा, देखें V5 माइनस V1 ओवर 5, यानी हम एक करंट को लीव करवा देंगे। तो कंसेप्ट बच्चों ये आपके पास ना सेम रहना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ आप बादशाह बन जाओगे इस बुक के लिए अगर आप अपना कंसेप्ट सेम रखते हो। अगर आपने एक उस्ताद चुन लिया ना समझने के लिए, तो उसी से समझते रहो। बिकॉज अगर आपको एक बंदे की समझ आ रही है तो आपको किसी दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरे के पास जाके एक नया कंसेप्ट पकड़ोगे आपका सारा काम ही ख़राब हो जाएगा। तो अब देखें इसका एलसीएम क्या आ रहा है। इसका एलसीएम मेरे पास 20 आ रहा है, तो मैं 20 से पूरी इक्वेशन को ज़रब देता हूँ। यानी कि मेरा कहने का मतलब है अगर आपको मेरे से पहले किसी उस्ताद की समझ आ रही थी ना, उससे जाके समझ लो। लेकिन अगर आपको मेरी समझ आ रही है तो आप मुझसे ज़्यादा समझो, कोशिश करो मेरे कंसेप्ट्स को कैच करो, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही था, मैंने इसीलिए आपको समझा। यानी कि आप भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको समझ पा रहा हूँ, तो लिहाजा मैंने आपको समझ के यहाँ पे क्या किया जी, मैंने इनके तरीके आसान बनाए। यानी कि मैंने एक स्टूडेंट वे में आपको समझाया, इसीलिए आप इसको ईजी समझ पा रहे हो। एक उस्ताद जो होता है ना वो हायर लेवल पे होता है, वो PhD लेवल पे होता है। तो लिहाजा जब वो बच्चे को यानी कि कोई चीज़ समझाता है तो वो उतना आसान करके नहीं समझाता जितना एक वो बच्चा समझा सकता है जो BSc लेवल पे अभी बैठा हो, ठीक है जी। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगा 60। अब आपको इतना तो यार इसकी समझ आ गई होगी, एलसीएम के लिहाज से मैंने मल्टीप्लाई करके इनको सीधा किया। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ पे ये V5 कितना बन रहा है 9V5, और हमारे पास बाकी क्या बन रहा है ज़रा गौर करें तो -5V4 माइनस, मैंने इक्वेशन की ना अभी तरतीब नहीं सीधी की, मैं आपको बताता हूँ उसकी रीज़न, क्योंकि मैंने इस इक्वेशन से कुछ हासिल करना चाह रहा हूँ। मैं बच्चों देखो इन तीनों इक्वेशंस में मैं किसी एक वेरिएबल को ख़त्म कर सकता हूँ, यानी कि 3 वेरिएबल्स बना सकता हूँ इन तीनों इक्वेशन में। वो कैसे? इस इक्वेशन की मदद से। अब देखिएगा ज़रा, अभी आपके सामने ये ज़ाहिर हो जाता है। मैं यार चलें इन सब में से जो ज़्यादा अजीब लगेगा V5 को ख़त्म करते हैं, ठीक है जी, या V5 की जगह V1, चलें यार V5 को ख़त्म करते हैं। देखें 9V5 इधर ही रह गया, ठीक है जी, और ये दोनों उठ के दूसरी जानिब चले गए। 60 में जाके ये दोनों प्लस हो गए, प्लस V4 प्लस 4V1, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट इसके पास क्या हुआ जी, V5 इधर ही रह गया और 9 उधर जाकर डिवाइड हो गया, ठीक है जी, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके होल इक्वेशन से डिवाइड हो जाएगा ऐसे। अब ये आपके पास V5 की एक इक्वेशन बन गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं, ठीक है जी। अब मैं एक और रजिस्टर का इस्तेमाल करूंगा जिसके ऊपर अब हम इन तीनों इक्वेशंस को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इन तीनों में से V5 को ख़त्म करेंगे। वो कैसे ख़त्म होगा? देखो, जब मैं ये V5 उसमें पुट कर दूंगा तो V5 की जगह दूसरे 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे जो कि ऑलरेडी उसमें मौजूद है, तो लिहाजा वेरिएबल्स की तादाद कम हो जाएगी ना, सिर्फ 3 वेरिएबल्स रह जाएंगे, और आप फिर अपने कैलकुलेटर पर उसको पुट कर सकते हो 3x3 मैट्रिक्स की फॉर्म में। ये ज़रा अब आपने ना खुद अंदाज़ा लगाना है। ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया अपने पास दूसरे रजिस्टर पर, और वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। वहाँ पे मैंने क्या किया है, ये सारे वेरिएबल्स तो लिखे हैं V1 V2 और V4, लेकिन ये V5 माइनस इंटू V5 की जगह मैंने खाली जगह छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर मैं V5 की ये इक्वेशन पुट करने लगूँ जो अभी अभी हमने बनाई है, ठीक है जी। तो ये अभी आपके सामने नीचे आने लगा, ये देखें ये आ गया, ठीक है जी। माइनस इंटू V5 था ना, तो उसकी जगह वो हमने इक्वेशन पुट कर देनी है। तो देखें क्या आ गया यहाँ पे, 60 प्लस 5V4 प्लस 4V1
और ये ऐसे इक्वेशन 1 एंड बटे में 9। अब देखें इसका जो एलसीएम बन रहा है यार 9 बन रहा है। 9 से इस इक्वेशन को ज़रब दे के ज़रा सिंप्लीफाई कर लो, तो मैं इसको मल्टीप्लाइंग बाय 9 करके, ठीक है जी, ज़रा सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके जाऊंगा। अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 5 में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, यानी एक नई इक्वेशन इसकी बनाने जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए, 3 ना हुए तो हम कैलकुलेटर में पुट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बन गया देखो 9v1, ठीक है जी, ये बन गया 9 2 बार 18, और ये भी बन गया 18। और इसके बाद देखें यहाँ पे आगे जब 9 ज़रब हुआ पूरे का पूरा कट गया, यानी बटा ख़त्म हो गया। यहाँ पे ऊपर माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे अंदर वालों के, और ये कुछ इस तरह से आ रहे हैं, और इज़ इक्वल टू में तो है ही ज़ीरो। आप इसको ज़रा इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में करके देखें, 3 वेरिएबल्स बन रहे हैं। 9v1 में से एक 4v1 माइनस हो गया तो पीछे रह गया 5v1, और ये 18v2 है। 18v2 सिंपल, यानी ये वेरिएबल इसके अलावा है ही कोई नहीं इसका। तो 18v4 पीछे रह गया। ये देखें 18v4 में से -5v4 करें तो कितना रह जाता है, 13 रह जाता है, 13v4। और बाकी पीछे 60 बचा, तो -60 दूसरी जानिब जाके +60 हुआ, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 5। उसकी रीज़न क्योंकि आगे अभी तक हम इक्वेशन नंबर 4 तक जा चुके हैं, और इसको हम अब इक्वेशन नंबर 1 नहीं कह सकते क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 वो थी जिसको हमने कन्वर्ट किया इसके अंदर। तो लिहाजा अब मैं इसके ऊपर ना, मैं अगर बच्चों आपकी जगह अगर मैं पेपर में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना, फ़र्ज़ कीजिए, तो मैं इस तरह से करता हूँ, मैं इसके ऊपर छोटा सा टिक लगा लेता, यानी ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट नंबर पे काम आएगी कि इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर पुट करने के लिए मैंने टिक लगा के रख लिया। उसके बाद या यहीं पे, यहाँ पे नहीं लगाते तो यहाँ साइड पे कहीं लगा लो। अब मैं बच्चों आपके सामने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिखने लगा जो हमने तैयार करके रखी हुई है। ये देखें, ये वो इक्वेशन नंबर 2 है। देखें -6 इंटू मैं जगह छोड़ दूंगा, ठीक है जी, यानी v5 पुट कर दूंगा। हाँ जी, तो बच्चों ये आपकी वो इक्वेशन नंबर 2 है जो आपने बनाई थी सुपर नोट के ऊपर KCL लगा के, ठीक है जी। तो यहाँ पे ज़रा आप गौर से देख सकते हैं मैंने क्या किया है, वहाँ पे लिखा हुआ था -6v5, तो मैंने v5 के वहाँ पे जगह छोड़ दिया, यानी ऐसे ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। उसकी रीज़न क्योंकि मैं v5 की इक्वेशन की वैल्यू पुट करने वाला हूँ, तो ये मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। ऐसे ही आप भी करोगे यार, सेम टू सेम आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्योंकि पेपर के अंदर जब ये क्वेश्चन आ जाता है ना, वैसे तो उस्ताद कोशिश करते हैं कि वो इजी बनाए पेपर है बच्चे के लिए, लेकिन बिला फर्ज अगर गलती से आ भी गया क्वेश्चन इतना मुश्किल, तो आप पता है क्या करो, फिर आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा मेरी तरह से। वेरिएबल्स की तादाद कम करनी पड़ेगी। ये 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9। अब इसका एलसीएम बन रहा है इस इक्वेशन का 3, यानी 3 से ज़रब दे दूंगा, बटे कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखो 3 ज़रब हुआ तो 3 3 बार 9 आ गया, और ये 3 से ज़रब होने के बाद 45 बन गया, ये 3 से ज़रब होने के बाद 18 बन गया। और यहाँ पे जब आके देखो 2/3 है, 2/3 से जब 3 ज़रब खाएगा 3 3 से कट जाएगा, सिर्फ 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा। -2 जब इसके साथ ज़रब खाया तो -120, -2 जब इससे ज़रब हुआ तो -10, और -2 जब इससे ज़रब हुआ तो -8 हो गया। और दूसरी साइड पे हमारे पास जब 3 ज़रब हो, हम 3 से ही ज़रब दे रहे हैं ना, हाँ जी, 48 के साथ जब 3 ज़रब खाएगा तो क्या बन जाएगा, 48 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 144 बनता है, 144, ठीक है जी। यहाँ पे साइड पे छोटा सा लिखना चाहिए क्योंकि ये लिखना आपके लिए फ़र्ज़ होता है, अदरवाइज़ उस्ताद को कई दफ़ा समझ नहीं आती और वो इस चीज़ को गलती कंसिडर करके यहाँ तो नंबर काट देते हैं या कहते हैं हमें समझ ही नहीं आई, और क्वेश्चन गलत कर देते होते हैं। कुछ होते हैं यार सिर फिर। -9v1 और ये -8v1, इन दोनों को इकट्ठा करना है पहले नंबर पे, तो -9 और -8 कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा। तो ये मैं करने लगा, ठीक है जी, -9 और -8 -17v1। उसके बाद v2 वाले देख लें, v2 है ही एक यहाँ पे, तो 45v2 आ गया सिंपल। और v4 में फ़र्क पड़ेगा, ये देखो v4 है, 18v4 में से 10 माइनस हो रहा है तो पीछे रह जाएगा 8v4, और ये -120 है, दूसरी जानिब जाके ये हो गया +120। +120 जब इसमें किया जाएगा तो ये बन जाएगा 200, तकरीबन 264, ठीक है जी, ये आ जाएगा इसकी जगह। तो अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 है जिसका आपने इस्तेमाल करना है, तो इसलिए आप इसके ऊपर भी छोटा सा टिक लगा के रख लो। अब मैं इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे लिखने लगा हूँ, जो हमने नोड v5 के ऊपर KCL लगा के हासिल की थी। वो मेरे पास थी बच्चों 13v1 -5v2 है, और साथ में लिखा हुआ है -20v4, और लास्ट में 12 इंटू v5 की जगह हमने क्या करना है, इक्वेशन पुट कर देनी है वही, 60 + 5v4 + 4v1 ओवर 9।
विच इज़ इक्वल टू की दूसरी साइड पे उसका क्या था जी, 0 है। ये आपके पास वो इक्वेशन थी, मैंने बस 12v5 की जगह उसकी इक्वेशन पुट कर दी है। अब देखें 3 4s आर एंड 3 3s आर, फिर से इसका एलसीएम 3 ही बन रहा है। 3 से पूरी इक्वेशन को ज़रब देते हैं, 13 3 से ज़रब खाएगा तो आपको पता कितना बनता है, 3 1s आर 3 3s आर 9, यानी ये 3 9 हो जाएगा। और ये जब 3 से ज़रब खाएगा 15 हो जाएगा, और ये जब 3 से ज़रब खाएगा तो ये 60 हो जाएगा। और यहाँ पे जब 3 ज़रब होगा बटा कैंसिल हो जाएगा और 4 अंदर ज़रब खा जाएगा। देखो 4 60 बार हमारे पास कितना हो जाएगा, 240। ये 4 5 बार 20 हो जाएगा, और ये 4 4 बार 16 हो जाएगा। अब आप इस इक्वेशन को सेट कर लें। देखें 39 में हमने 16 जमा करना है। ये बना पहले नंबर पे 39 जमा 16 कितना, 55, 55v1। फिर ये आ गया -15v2, ठीक है जी। और देन आपके पास v4 इकट्ठे करें तो देखो -60 + 20 -40v4, और ये 240 दूसरी जानिब जाके आपका हो गया -240। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 7 आ गई है। तो चलें ये 3 इक्वेशन आपने सेट कर ली और देखें जिनके अंदर सिर्फ 3 वेरिएबल्स है। अब आप इसको मैट्रिक्स 3x3 की फॉर्म में लिख कर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं मैट्रिक्स 3x3 की फॉर्म में लिखने लगा हूँ। देखें पहले तो आपने ना इन वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट्स लिखे हुए हैं वो आपने साइंस के साथ इनको इक्वेशन वाइज लिखना है। 5 है, फिर -18 है, फिर हमारे पास 13 है। दूसरी इक्वेशन के अंदर हमारे पास ये जो हमने दूसरी बनाई हुई है -17 है, फिर है 45 और फिर है 8। और तीसरी इक्वेशन में पहले नंबर पे 55 है, फिर -15 है, फिर -40 है। अब इनके वेरिएबल्स लिखे जाएंगे कॉलम वाइज। पहला वेरिएबल हर इक्वेशन में v1 पाया गया है, दूसरा v2 पाया गया है, तीसरा v4 पाया गया है। और इज इक्वल टू वाले नंबर्स को इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे लिखा जाएगा। पहली इक्वेशन में 60 है, दूसरी इक्वेशन में हमारा 264 है, और तीसरी इक्वेशन में हमारा -240 है। अब इसको मैं कैलकुलेटर पे बच्चों सॉल्व करके आपको इनके आंसर बता देता हूँ। जिस बच्चे को कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का नहीं पता मैट्रिसेस को, वो जाके हमारी वीडियो देख सकता है एग्जाम्पल 3.1 की, उसमें मैंने सही तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा मज़ीद वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए उसको वहीं से समझिएगा। तो ये देख सकते हैं कैलकुलेटर ने मुझे उसी तरह से वैल्यूज़ दी हैं, पहली v1 की है, दूसरी v2 की, और तीसरी जो है v4 की है। ऐसे तरतीब वाइज आपको कैलकुलेटर वैल्यूज़ दे देता है। अब मैं ये मेंशन करने लगा हूँ, v1 इज़ इक्वल टू मेरे पास आई है 5.1 अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है। ठीक है जी, 5.08 है, लेकिन उसको राउंड ऑफ करके 5.1। उसके बाद जो आपके पास v2 की वैल्यू आ रही है वो आपके पास है जी 5.86, 87 कह लो, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली वो इतना ही बन जाएगा। उसके बाद जो v4 है आपके पास वो है जी 10.8। ठीक है जी, और यहाँ पे v3 भी मेंशन कर दे जो आपने शुरू में निकाले थे, क्योंकि लास्ट में आपने उसको सारे वोल्टेजेस की वैल्यू देनी है। वो आई थी हमारे पास 12 वोल्ट, और v5 रह गया आपका, वो आप लास्ट में ऐसे मालूम कर लें उस इक्वेशन से जो आपने बना रखी हुई है। देखें वो लिखी हुई 60 + 5v4 + 4v1। तो ये मैं लिखने लगा, देखें 60 + 5v4 + 4v1 डिवाइडेड बाय 9। ये हमारी वो इक्वेशन थी, इसमें आप वैल्यूज़ पुट करके आपको v5 मिल जाएगा। ये देखें 60 जमा 5 इंटू v4 की वैल्यू 10.8 + 4 इंटू 5.1, यानी कि इसकी वैल्यू v1 की और बटे में 9, और यहाँ पे अभी आपको v5 भी देखने को मिल जाता है। ये देखें मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपको इसका आंसर बताता हूँ, और खुदा हाफिज़ कहते हैं। तो ये हमें इसकी वैल्यू जो मिल रही है वो है 14.9 वोल्ट। ठीक है जी, ये आपका आ गया आंसर। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।